हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस बूस्टर की बेहतरीन सीरीज। इस सीरीज में हम आपके साथ पिछली परीक्षाओं में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछे गए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के किण्वन से निकलने वाली कौन सी गैस डोसा और अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में उपयोगी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अमोनिया? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? सभी को पता है कि खाद्य पदार्थों में कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विलिंगी पुष्प है? सरसों, पपीता, खीरा या तरबूज? तो जो द्विलिंगी पुष्प है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सरसों। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन यानी कि ग्लूकोज का अपघटन होता है तब इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है केशिका श्वसन, कोशिकीय श्वसन, अवायवीय श्वसन या वायवीय श्वसन? तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अवायवीय श्वसन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा, हृदय, यकृत या इनमें से कोई नहीं? तो एकदम आसान प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्लीहा, मानव शरीर का ब्लड बैंक। अगला प्रश्न है, मानव श्वसन वर्णक क्या है? यानी कि श्वास के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? हीमोग्लोबिन, कैरेटिन, क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसको अगर नहीं पता तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैरेटिन आपको पता है कि ये बालों में या नाखूनों में पाया जाता है, क्लोरोफिल पौधों में। बच गया हीमोग्लोबिन, तो ये श्वसन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, फुसफुसीय धमनी, हृदय धमनी या फुसफुसीय शिराएं? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन ए महाधमनी, जिसको हम एरोटा बोलते हैं। महाधमनी का नाम क्या है? एरोटा। अगला, हमारे शरीर के किस अंग में आरबीसी का निर्माण होता है? तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में, हृदय में, अस्थिमज्जा में या वक्र में? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बताना? 120 दिन। किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होती? ओ में, ए बी में, ए में या बी में? तो प्रतिरक्षी नहीं होते, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और प्रतिजन नहीं होते, प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों अलग हैं। प्रतिजन आ जाएगा तो ओ आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? बढ़ियात, रक्त, हृदय या धमनियां? तो परिसंचरण तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ियात नहीं है। रक्त, हृदय और धमनियां ये इसका भाग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो हृदय से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? कौन सी है? शिराएं हैं, फेफड़े तक जाने वाली रक्त कोशिकाएं हैं, धमनी है या फुसफुसीय धमनियां हैं? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा इसमें? जो रक्त को हृदय से निकालती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है वो है ऑप्शन सी धमनियां। और
शरीर से अगर हृदय पूछे तो शिराई आ जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर ग्रंथियों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान को बनाए रखता है? शरीर के तापमान को बनाए रखता है वो पूछा है। तो थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या हाइपोथैलेमस। तो जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। यह भूख और प्यास को भी कंट्रोल करता है और शरीर का तापमान भी बनाए रखता है, तो ये हाइपोथैलेमस आ जाएगा। जो औटू ग्रंथि है यानी कि थायराइड ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि है और इसकी आयोडीन की कमी से पता है थायराइड में घेंगा रोग हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि जो क्या करती है, इसमें 3F हार्मोन निकलते हैं और ये बीपी को बढ़ाता है। अगला है, हृदय के निचले कोष्ठों को क्या कहा जाता है? यानी कि 4 चैम्बर होते हैं ना हृदय में, ऐसे ऐसे लेफ्ट ये राइट। तो जो नीचे वाले पूछे हैं ना, इनको बोला है क्या कहा जाता है? निलय, फुसफुस सिराए, महाधमनी या आलिंद। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऊपर वाले को तो बोलते हैं आलिंद और नीचे वाले को बोलते हैं निलय यानी कि वेंट्रिकल। तो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला है, क्या पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग बनाता है? तो बताइए कौन बनाता है? अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग या शुक्रवाहिका। तो बताइए कौन बनाता है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मूत्र मार्ग। अगला है, वह कौन सी नली है जो मूत्र को वक्र से मूत्राशय तक लेके जाती है? संवरणी, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी या महाधमनी। तो बताइए वो कौन सी है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मूत्रवाहिनी। अगला प्रश्न है, केशिका गुच्छीय संपुट निम्नलिखित में से किस जैविक प्रक्रिया से संबंधित है? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन या रक्त परिसंचरण तंत्र। तो बताइए किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन से है। अगला है, हेनले पास किससे संबंधित है? हेनले पास प्रजनन, पाचन, उत्सर्जन या श्वसन। तो किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन से। हमारा अगला प्रश्न है, वक्र विफलता का उपचार समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? मलोत्सर्जन, उपापचय, हेमोडायलिसिस या परिसंचरण। तो किस नाम से जाना जाता है? यानी कि किडनी में जब किडनी फेल हो जाती है तो बार बार जो किडनी मशीन से उसका उपचार किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे ऑप्शन सी, हेमोडायलिसिस। अगला है, मूत्र बनते समय किसमें परानिस्पंदन होता है? बोमन संपुट, समीप संवलित नलिका या दूरस्थ संवलित नलिका या संग्रहण नलिका। तो किस में होता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बोमन संपुट में। अगला है, वक्र की निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन या वक्राणु नेफ्रॉन। यानी कि किडनी की जो निस्पंदन इकाइयाँ है उसको क्या बोलेंगे? हमारा सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन यानी वक्राणु बोलेंगे। अगला प्रश्न है, मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहते हैं? नेफ्रेडिया, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग या नेफ्रॉन। तो मूत्राशय के खुले द्वार को हम बोलेंगे मूत्रमार्ग। अगला प्रश्न है, इससे पहले अगर आप ये जानकारी ले लो कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री में PDF और नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। आप ऐप से हमारी वेबसाइट को
डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड PDF और नोट्स फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में के निम्नलिखित में कौन से प्रक्रिया से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा है? तो डायलिसिस का प्रक्रम किससे जुड़ा है? परिसंचरण, उत्सर्जन, जनन या शोषण, किससे जुड़ा है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्सर्जन से जुड़ा है। अगला है, रणवीर के नोड सूक्ष्म छिद्र हैं जो किस में पाए जाते हैं? तो माइलिन तंत्रिकाक्ष, ग्रंथि कोशिकाएं, अस्थिकोरक या कॉन्ड्रोब्लास्ट, तो किस में पाए जाते हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, माइलिन तंत्रिकाक्ष में। अगला प्रश्न है, मानव में सबसे छोटी कपाल तंत्रिका इनमें से कौन सी है? कपाल यानी कि खोपड़ी में दृक् संबंधी, मुख, त्रिपृष्ठी तंत्रिका या चतुर्थ कपाल तंत्रिका, सबसे छोटी तंत्रिका बतानी है हमें। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ कपाल तंत्रिका है वो सबसे छोटी कपाल तंत्रिका है। अगला प्रश्न है, दुर्माक्ष और तंत्रिकाक्ष किस कोशिका के भाग हैं? लाल रक्त कोशिका, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या श्वेत रक्त कोशिका, यानी कि RBC के हैं, WBC के हैं, न्यूरॉन के हैं या नेफ्रॉन के हैं? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ये दोनों किसके भाग है? ऑप्शन बी, न्यूरॉन के। अगला है, प्रतिवर्त क्रिया में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है, तो बताइए किसमें है? मस्तिष्क से स्नायु, स्नायु से रीढ़ की हड्डी। अगला है, अभिग्राहक से रीढ़ की हड्डी फिर स्नायु। उससे अगला है स्नायु फिर मस्तिष्क फिर रीढ़ की हड्डी। इससे अगला है स्नायु, अभिग्राहक या रीढ़ की हड्डी। तो बताइए कौन सा सही है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिग्राहक फिर रीढ़ की हड्डी एंड स्नायु। अगला है, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डियों की नसों की संख्या होती है? रीढ़ की हड्डियों में बताना है 12 जोड़े, 31 जोड़े, 31 या खाली 12। तो रीढ़ की हड्डियों में जो होती है ना नसें, वो होती है 31 जोड़े। अगला है, रीढ़ की हड्डी किसके द्वारा सुरक्षित होती है? कपाल से, मेडुला ओम्ब्लोगेटा यानी मेरुरज्जु से, माइलिन आवरण से या कशेरुक स्तंभ से। तो रीढ़ की जो हड्डी वो सुरक्षित होती है वो होती है कशेरुक स्तंभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव वक्र की कार्यात्मक इकाई है? तंत्रिका कोशिका, वक्राणु, पेशी कोशिका या नाड़ी ग्रंथि? अभी आया था, इसको थोड़ा सा घुमाया है। तो मानव वक्र की कार्यात्मक इकाई उसको हम बोलेंगे ऑप्शन बी, वक्राणु यानी कि नेफ्रॉन। अगला है, दो न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका के बीच के अंतराल यानी गैप को क्या कहते हैं? डेंड्राइट, अंतर्ग्रथन, अक्षतंतु या आवेग? तो हम उसको बोलेंगे ऑप्शन बी, अंतर्ग्रथन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्नैप्स, यानी कि दो न्यूरॉन के बीच के जो गैप को स्नैप्स बोलते हैं। अगला है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी कोशिका काय से निर्मित होता है, जिनमें से छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, जिन्हें कहा जाता है तंत्रिकाक्ष, संवेदी शाखाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं या दुम्राक्ष। तो उनको क्या कहा जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, दुम्राक्ष। अगला है, कोशिका के किस घटक में कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ DNA होता है? तो DNA किस में होता है? कोशिका यानी सेल में, कोशिका भित्ति में, सेल वॉल में, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में, कोशिका झिल्ली या कोशिका द्रव? तो किस में होता है DNA?
सभी को पता है केंद्रक में होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? उपपरिवर्तन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? क्लोरीन, इथेनॉल, फास्फोरस या टेफ्लॉन? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को किस रूप में नामित किया गया है? चिक कोशिकाएं, ऑटोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसको ये विकसित कोशिकाएं होती है, यानी कि इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, डीएनए बना सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस परिघटना में दूरी समय के ग्राफ को निरूपित करती रेखा समय अक्ष के समांतर है? तो एक समान गति, असमान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति या वस्तु विराम अवस्था में है? बताइए, यानी कि ऐसा ग्राफ बनेगा, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी, वस्तु विराम अवस्था में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? यह एक असंपर्क बल है, यह आकर्षक तथा प्रतिकर्षक दोनों में हो सकता है, यह एक अद्वितीय बल है जो केवल पृथ्वी के पास है, यह एक प्रबल बल है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, यह एक असंपर्क बल है। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दो अघुलनशील तरल पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं जबकि एक दूसरे के भीतर छोटी बूंदों के रूप में फैल जाता है, किस रूप में जाना जाता है? पृथक्करण, पाइसीकरण, कार्मेलीकरण या निस्पंदन? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, पाइसीकरण के रूप में जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? नींबू है, गाय का दूध है, आलू है, खीरा है? तो सभी को पता है विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और इनमें से खट्टा एक ही है, तो कौन सा है? ऑप्शन ए, नींबू। अगला है, जब अम्ल ए को क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है, यानी कि पीओपी में। तो बताइए ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? तो बताइए, ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, फिर सी बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी है एल्यूमिनियम सल्फेट। इससे अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल, चूने के पानी यानी COA के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। तो बताइए कौन सा सही है, POP कैसे बनेगा? तो हमारा सही जवाब है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 COA से अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, POP। अगला है गैल्वेनीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक कोटिंग लगाई जाती है। तो वो कोटिंग किसकी होती है? निकल की, जस्ता की, तांबा की या चांदी की? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, जस्ता की होती है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। कैसे लगी सीरीज कमेंट में ज़रूर बताना। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।